जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, इस वीडियो में हम सीटेट 2025 के लिए आपका ईवीएस का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है हमारा, यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए लाइव सेक्शन में मैंने ईवीएस क्लास 3rd, क्लास 4th को 2 पार्ट में और क्लास 5th को 1 पार्ट में, यानी 4 वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। आप उन वीडियोस को देखिए। इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मैंने करा दिया है, प्लेलिस्ट बना रखा है सीटेट जुलाई 2025 के नाम से। सब्जेक्ट वाइज वहां से आप लोग थ्योरी प्लस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस 1 भी वहां हो चुका है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हमारा रहने वाला है। अगर आप लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे अभी तक, तो सबसे पहले आप लोग जाइए। सबसे पहले आप लोग क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5th की ईवीएस देखिए। यहां से आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखिए, देन आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि सभी वीडियोस के लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, पीडीएफ शेयर की जाती है और आपको वहां पर करंट अफेयर भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो भाई चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोग शुरू कर लेते हैं। टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। जो लोग नए हैं प्लीज भाई आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है भाई। और जो लोग ईवीएस एनसीईआरटी कर लेंगे उसके बाद आप 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व होने लग जाएंगे। मैं आप लोगों को 15 तारीख के बाद एक लाइव के माध्यम से एक वीडियो और दे दूंगा। मैराथन रहेगी लगभग 40 से 50 मिनट की। उस वीडियो के बाद आपके 100% क्वेश्चन सॉल्व आप लोगों के होने लग जाएंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आप लोगों का उन 4 वीडियोस में कवर नहीं किया गया है। हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल या जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक दूरी से देख सकते हैं। हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं भाई एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी है प्लस पीवाईक्यूज। तो यही 2 जगह से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और इनको ही हम लोग कवर यहां पर करके चलेंगे। तो पहला हमें पक्षियों का वह युगल चुनना है जिनकी देखने की शक्ति हमसे ज्यादा 4 गुना ज्यादा तीव्र होती है। तो भाई कबूतर और तोता पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कौवा और कोयल। तीसरा ऑप्शन आपके गिद्ध और फाख्ता। चौथा ऑप्शन है चील और बाज। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चील और बाज की देखने की शक्ति हमसे 4 गुना तेज होती है। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों का पूछा जाता है कि रात में देखने वाले पक्षियों को वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं। रात में जो पक्षी देखते हैं, रात में इनको कैसी दिखाई देती है। रात में जब ये देखते हैं तो इनको सभी चीजें कैसी दिखाई देती हैं, काली और सफेद दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं, काली और सफेद दिखाई देती हैं। ये 2 रंग में ही सभी चीजें इनको दिखाई देती हैं। ये क्वेश्चन भी सीटेट में कई बार पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। हमारे यहाँ वर्षा बहुत तेजी से बहुत होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंडी अधिक हो जाती है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती हैं। यह राज्य होना चाहिए। जो हमारी ईवीएस की आप जानते हैं, मैंने बता रखा 6 थीम है और पहली एक थीम जो है उसके अंदर 4 उप थीम है। तो 6 थीम 4 उप थीम, उसकी एक थीम है आवास। वहां से एक क्वेश्चन है। ये टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और मैंने कहा था आवास से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। असम में घर कैसे होते हैं, बारिश वहां भी अधिक होती है लेकिन वहां जो घर होते हैं जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं और बांस के घर बने होते हैं। और इसके बारे में बताया था, ये हिमाचल प्रदेश के मकान होते हैं। ये किसके बने होते हैं, ये पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। छतें ढालूदार बनी होती है, ठंड बहुत अधिक पड़ती है और यहाँ के लोगों को धूप में बैठना अच्छा लगता है। असम के बांस के बने होते हैं। लद्दाख बता चुका हूं। बिहार के घर पूछे नहीं जाते। बिहार की पेंटिंग मधुबनी, ये आप लोगों से पूछ ली जाती है। मधुबनी पेंटिंग के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में भी पढ़ा चुका हूं। अगला भाई क्वेश्चन नंबर 3, भारत के 3 समुद्र तटवर्ती राज्य। इस क्वेश्चन को मैं शामिल नहीं करना चाहता था, इसलिए शामिल किया फिर मैंने कि बता देता हूं। ये सीटेट में 2024 में आया था और इस पर सभी को बोनस मिला था। इस पर सभी को क्या मिला था, बोनस यहां पर मिला था। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मैप का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन 100% एक पूछा जाता है। या तो मैथ्स में पूछ लेता है, मैथ्स में नहीं तो ईवीएस में आप लोगों से इससे क्वेश्चन पूछ लिया था। ईवीएस से मैथ्स में से एक जगह क्वेश्चन बन जाता है। कैसा भाई, कि दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र के एक कोने नीचे दिया पैमाना नीचे दिया गया है।
कि 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर है, यानी कि जो मानचित्र दिया हुआ है उस पर 1 सेंटीमीटर जो बराबर होगा वो रियल में 960 मीटर के बराबर होगा। ठीक है भाई। यदि इस मानचित्र पर दो स्थलों की मापी गई दूरी 39.8 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है। यानी जब मैप पर देखा गया तो उनके बीच की दूरी 39.8 सेंटीमीटर थी, तो रियल डिस्टेंस क्या होगी। तो आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे 39.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 960 से। 960 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 आएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 6 के करेंगे, 6 8 जा 48, 4 कैरी आएगा, 6 9 जा 54 एंड 4 58, 5 कैरी आएगा, 6 18 एंड 5 23, ये आ गया। फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब किससे करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा 72, 7 कैरी आएगा, 9 9 जा 81 एंड 7 88 होता है, 8 कैरी आएगा, 9 3 जा 27 एंड 8 35 आएगा। इसको प्लस कर देंगे, 0 आया, 8 आया, 10 आ गया, 8 3 1 12 आ गया, 5 2 7 8 आ गया, ये आ गया। अब डेसिमल 1 8 वाला यहाँ डेसिमल आ गया, तो ये आपका आंसर आया 38,208 मीटर। कितना निकल कर आया 38,208 मीटर आपका आंसर निकल कर आया है, मीटर में निकल कर आया है। और आंसर जो हमें दे रखे थे सभी किस में दे रखे हैं, किलोमीटर में दे रखे हैं, सभी किस में दे रखे हैं भाई किलोमीटर में दे रखे हैं। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर की मैं बात करूंगा तो 1/1000 किलोमीटर हो जाएंगे। हमें बताना है 38,208 था शायद भाई, इरेज हो गया, 38,208 मीटर में किलोमीटर जब बनाएंगे तो ये निकलेगा 38.208, यानी इसका मतलब हो गया 38 किलोमीटर 208 मीटर। तो भाई इनमें से अप्रोक्स आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी 38 किलोमीटर आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्वेश्चन नंबर 5। ट्रेन का क्वेश्चन 100% आएगा भाई, ट्रेन का क्वेश्चन 100% आएगा। ईवीएस में आ सकता है, मैथ्स में आ सकता है। 2024 दिसंबर की बात करूं तो ये आप लोगों का ईवीएस में पूछ लिया, सॉरी मैथ्स में पूछा गया था, तो कहीं भी आए हमें आंसर कर देना है। सबसे पहले ट्रेन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको चाल बराबर दूरी बटे समय एक फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, घुमा फिरा के आप लोग निकाल लेंगे, कैसे भी ये मैं बता दूं। अच्छा, इसके बाद क्या पता होना चाहिए आपको, ट्रेन का टाइम जो होता है, नॉर्मल वॉच में टाइम जो होता है भाई ये 12 घंटे चलते हैं, ठीक है 12 आवर्स, लेकिन ये ट्रेन का टाइम चलता है, ट्रेन के टाइम में याद रखिए 24 आवर्स तक चलता है, ठीक है। रात के 12 बजे से स्टार्ट होता है और 12 नून होते हैं, 12 नून तक। इसके बाद फिर जैसे हमारा 1 PM आ जाता है, या 1 PM नहीं आता, इसमें चलते हैं 13 14, ये 24 तक चलते हैं। तो अगर 13 से स्टार्ट है, 13 का मतलब हो गया 1 PM, 14 हो गया 2 PM, 15 हो गया 3 PM, इससे इस तरीके से हमारा ये चलता चलेगा। 24 का मतलब हो जाता है जब आपका 000 हो जाएगा, रात के 12 बजेंगे, वो 24 यहां पर कह सकते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है भाई। अब यहां पर क्या करना है हमें, जो क्वेश्चन है वो समझिए आप लोग कि एक छात्र 29 नवंबर 2022 को सूरत से नागरकोइल जाने के लिए ट्रेन में बैठा 20:08 बजे। 20:08 बजे का मतलब होता है 12 घटा दीजिए इसमें से, 12 जब आप इसमें से घटा देंगे, 12 घटा देंगे तो ये टाइम निकलकर जो आएगा 8:30 PM आएगा, ठीक है भाई। ये टाइम कितना हो रहा है, अगर आपको 20:30 समझ में नहीं आता तो 8:30 समय हो रहा है। तो ट्रेन चलती है 29 की शाम या रात कह सकते हैं 8:30 पर, और ये ट्रेन 1 दिसंबर 2022 को 13 बजे पहुंचती, 13 बजे पहुंचती है। तो 13 में से जब आप 12 घटा देंगे तो 1 PM पर पहुंच रही है। 1 PM का मतलब होता है भाई दोपहर के 1 बजे चुके हैं, नागरकोइल पहुंची। यदि इस ट्रेन ने 2119 किलोमीटर की दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल क्या थी, अप्रॉक्स एवरेज स्पीड आप लोगों को इसकी बतानी। तो स्पीड के लिए क्या होना चाहिए, स्पीड बराबर होता है भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम आप लोग का फॉर्मूला होता है। हम लोग को स्पीड फाइंड करनी है, डिस्टेंस हमारे पास है 2119 किलोमीटर, टाइम हमारे पास नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग, यहां से समझिए 29 नवंबर को ट्रेन चलती है, 1 दिसंबर को पहुंचती है। 29 और 1 के बीच में टाइम कितना होगा आप जानते हैं, नवंबर का महीना 30 का होता है। नवंबर का महीना 30 का होता है, तो टाइम कैसे निकाला जाता है बहुत प्यार से समझाऊंगा,
बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसको समझाऊंगा, इससे ज्यादा इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा। 29 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 8:30 बजे तक 8:30 तक का टाइम कितना हो जाएगा भाई? आप जानते हैं 24 घंटे ट्रेन को हो चुके हैं। अब बच चुके हैं 24 घंटे ट्रेन को हो गए, तो अब बच चुके हैं रात के 8:30 और समय हो रहा है हमारा, डेट है 30 तारीख। अब 30 तारीख को आपके रात के 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक कितना समय हुआ भाई? 3.5 घंटे। तो 3 घंटे 30 मिनट ये हो गया, 3 घंटे 30 मिनट ये हो गया। अब बच चुके हैं 30 हो चुकी है, या हम कहें एक शुरुआत हो चुकी है एक डेट की, और 12 बज चुके हैं। अब 12 से लेकर दिन के 12 तक 12 घंटे हो गए, और 1 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? 13 घंटे हो जाएंगे। तो 13 घंटे आपके पास ये आ गए। जब आप टाइम को निकालोगे तो 4 और 3 7 और 3 10, 40 घंटे 30 मिनट, यानी 40 आवर्स 30 मिनट इस ट्रेन ने लिए, यानी कि 40.5 घंटे लिए, या कह सकते हैं 81/2 आवर्स इसने लिए। तो या टाइम में आ जाएगा 81/2 टाइम में आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो अप्रोक्स जो निकल कर आएगा 52 दशमलव कुछ निकल कर आएगा, 52 दशमलव कुछ निकल कर आएगा। तो अप्रोक्स में इसका जो आंसर आएगा, डिवाइड दूं यार, इसे टाइम वेस्ट वाली बात होगी, तो 53 किलोमीटर इसका अप्रोक्स आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ट्रेन वाला क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। उम्मीद करता हूं ट्रेन का टाइम कैसे निकालते हैं आप लोग की समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो भाई कमेंटों में पूछ लेना और बता दूंगा, और प्रैक्टिस कराऊंगा। हर प्रैक्टिस सेट में कोशिश करूंगा 1-2 क्वेश्चन ट्रेन का, टाइम का, ये आप लोगों के लिए मैं डालूं। और डिस्टेंस का, डिस्टेंस भी पूछी जाती है, मतलब मैप वाला जो डायरेक्शंस होते हैं ना, डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आता है। इस वीडियो में शामिल किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन का ही है, ठीक है। डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। ये क्वेश्चंस देखने में बड़े होते हैं लेकिन बहुत इजी होते हैं भाई, देखने में बड़े होते हैं, डर लगता है हमें, लेकिन बहुत इजी ये होते हैं। देखिए भाई, विद्यालय वाई पर स्थित है अच्छा सॉरी, यहां से है भाई, आपका घर एक्स और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, ठीक है भाई। एक्स कहां है? घर है भाई हमारा, और वाई जो है विद्यालय या स्कूल कह सकते हैं। वाई क्या है हमारा? स्कूल है या विद्यालय। तथा एक्स और वाई के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है, एक्स और वाई के बीच में एक बिजी रूट है। अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं। तो सबसे पहले भाई, उम्मीद करता हूं वैसे डायरेक्शन आती होंगी, बट नहीं आती तो यहां समझ लीजिए। आप डायरेक्शन आपको नहीं पता कि कैसे निकालते हैं, भूल जाओ सब कुछ अब तक। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो राइट हैंड साइड आपकी ईस्ट हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होगी, ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा। यानी पूरब जो होगा राइट हैंड साइड होगा, पश्चिम जो होगी आपकी ये वाली साइड होगी, ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्शन का, तो हमेशा इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन को लगा रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में भी हो जाते हैं, इसके बीच में भी कभी कभी क्वेश्चन फंस जाता है, तो वो बताए तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो गया। ये नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ कुछ भी कह लीजिए, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच में ये डायरेक्शन बन जाएंगे। अब क्या पूछा गया है, पहले क्या बोला? विद्यालय पहुंचने के पहले ठीक 200 मीटर पश्चिम दिशा में गया। पश्चिम किधर है भाई? पश्चिम की तरह इस दिशा में है, यानी ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मान लीजिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो पहले 200 मीटर चले तो लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे, 200 मीटर पश्चिम दिशा में आ चुके हैं हम लोग। 200 मीटर कहां गए भाई? हम लोग पश्चिम दिशा में आ चुके हैं। इसके बाद क्या होता है, फिर ठीक उत्तर, उत्तर कहां पर है? ऊपर जाए, उत्तर कहां पर? ऊपर, उत्तर दिशा में 80 मीटर सुरंग मार्ग पर पार करते हैं। यहां गए मान लीजिए ए पॉइंट पर। अब हमें जाना है उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा का मतलब होगा ऊपर, और 80 मीटर जाना है, ऊपर चले गए 80 मीटर, ये मान लीजिए बी पॉइंट हो गया। फिर क्या करते हैं, और अंत में ठीक पूरब की दिशा, तो पूरब होकर राइट हैंड साइड, ठीक पूरब दिशा की ओर 200 मीटर चलते हैं, तो 200 मीटर यहां पर चलिए। अब हम आ गए सी पॉइंट पे, चलकर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। भाई सी पॉइंट नहीं, विद्यालय आ गया, हमारा स्कूल आ चुका है। यानी हमने स्टार्टिंग की थी एक्स पॉइंट से, हम लोग पहुंच चुके हैं वाई पॉइंट पे। एक्स हमारा घर है, वाई हमारा स्कूल है। अब क्या बताना है, अब यहां तक आपने बना लिया, लेकिन एग्जामिनर आपको यहां भी फंसा देगा, एग्जामिनर आपको यहां भी फंसा देगा। अब यहां कैसे निकलना है वो समझिए, कि आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर, विद्यालय के सापेक्ष घर या घर के सापेक्ष विद्यालय, जैसे पूछे वैसे बताना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है विद्यालय के सापेक्ष घर, तो ये विद्यालय है और इसके सापेक्ष घर यहां है। तो
यहां से घर नीचे है, घर मेरा नीचे की साइड में है, नीचे की साइड का मतलब होगा दक्षिण साइड में, कितना दक्षिण साइड में है, और ये 80 मीटर की डिस्टेंस है तो ये भी 80 मीटर निकल आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 80 मीटर, देखिए कहां पर है 80 मीटर, यहां है, दो ऑप्शन है 80 मीटर, तो 80 मीटर लेकिन कहां पर, दक्षिण में, क्योंकि हम नीचे चले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बनेगा। अब समझिए, यहां पूछता आपके घर के सापेक्ष आपका विद्यालय, यहां अगर घर कर देता और यहां विद्यालय कर देता तो आपका आंसर बदल जाता। आंसर क्या आता, आपका आंसर आ जाता 80 मीटर, लेकिन कहां पर, उत्तर, 80 मीटर कहां पर, उत्तर में आ जाता, ऊपर की तरफ आ जाता। तो लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इसके बाद ये आप लोग देखो कि क्या पूछा गया, किसके सापेक्ष किसकी डिस्टेंस पूछी गई है। तो यह विद्यालय के सापेक्ष घर की पूछी गई तो 80 मीटर क्या आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा। घर के सापेक्ष विद्यालय पूछता 80 मीटर उत्तर आ जाता। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 7, मच्छरों द्वारा फैलने वाले दो रोगों का समुच्चय है। मच्छरों से कौन से दो रोग फैलते हैं, कई बार बता चुका हूं, कई बार सीटेट में पूछा भी जा चुका है। हैजा और मियादी बुखार, हैजा और मलेरिया, मियादी बुखार और मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। तो डेंगू और चिकनगुनिया दो ऐसे रोग हैं जो मच्छरों के काटने से फैलते हैं। क्वेश्चन 8 की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। ये क्वेश्चन होमवर्क में है भाई, इतना तो आप लोग बता सकते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश और उससे मिलकर जो बना है वो आप बता दीजिए। ठीक है, इससे मिलकर कौन सा बना है ये आप लोग इजीली बता सकते हैं। क्वेश्चन 9, नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम की खेती के तरीके अपनाते हैं। झूम की खेती को डिटेल में मैंने एनसीईआरटी में पढ़ाया है, झूम की खेती के बारे में डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया गया। कहां के लोग अपनाते हैं, तो मिजोरम के लोग, कहां के, मिजोरम के लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर आपका इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा, मिजोरम झूम खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं। मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं आप लोगों को यहां पर बताना है। ठीक है, आप लोगों को यहां पर बताना है कौन कौन से हैं ये बताना है। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। 3 ऑप्शंस की मैं बात करूं तो यहां पर ऑप्शन नंबर गुजरात बिल्कुल हो जाएगा भाई। गुजरात कहां पड़ता है, गुजरात पश्चिम में है, गुजरात पश्चिम में पड़ता है, पश्चिम में है, ये दक्षिण में पड़ता है, ये उत्तर में पड़ता है, पश्चिम, ठीक है, ये उत्तर में आप लोगों का पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है, ये आप लोगों का दक्षिण में पड़ता है, और ये उत्तर में नहीं पड़ता, सॉरी ये पूर्व में पड़ता है। ये छत्तीसगढ़ जो पूर्व में पड़ता है, छत्तीसगढ़ कहां पड़ता है, इसके पूर्व में पड़ता है भाई, ये पूर्व में पड़ता है। तो 3 ऑप्शन ये करेक्ट होंगे, 3 ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएंगे, 3 ऑप्शन जो है ये आपके करेक्ट होंगे। गुजरात दक्षिण में पड़ता है मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र दक्षिण में पड़ता है, छत्तीसगढ़ पूर्व में पड़ता है। क्वेश्चन 10 हो चुके हैं। 11 क्वेश्चन पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है, सभी वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कराए जाते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स शेयर किए जाते हैं, पीडीएफ शेयर की जाती है, सभी वीडियोस का लिंक मिल जाता है। इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के नोट्स ले सकते हैं, सीटेट के नोट्स ले सकते हैं, और नोट्स आपको मिल जाएंगे ₹99 में। ₹99 में पेपर 1 के नोट्स रहेंगे, ₹99 में पेपर 2 के भी रहेंगे, दोनों के 149 में मिल जाएंगे। इसमें क्या क्या मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, नोट्स के अलावा PYQs आपको मिलेंगे, PYQs के अलावा आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। इतना सब कुछ आपको भाई 99 में मिलने वाला है। और आप जानते हैं एक प्रैक्टिस सेट की कीमत ही लगभग 500 रुपए होती है, लगभग 500 रुपए ही आपकी एक प्रैक्टिस सेट की कीमत होती है। तो इतना सब कुछ आपको मिलने वाला भाई सिर्फ और सिर्फ ₹99 में। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, छोटा सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में तकनीकों में रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है। रेटिंग स्केल की बात की गई है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी उपयोग होती है, असाइनमेंट या दत्त कार्य, जांच सूची, ऑब्जर्वेशन और लिखित प्रश्न। तो याद रखिएगा रेटिंग स्केल में जो तकनीकी यूज होती है इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, अवलोकन बोलते हैं। तो क्वेश्चन 11 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना, मानचित्र से क्वेश्चन है, मैप पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है। वह कौशल कौन सा है भाई, वह कौशल कौन सा है, ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल सही हो सकता है। उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, ये तो गलत है भाई, ये नहीं होगा। अर्थपूर्ण कौशल निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल, ये भी गलत है।
स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का क्वेश्चन। तो दोनों ऑप्शन को अगर मैं कंपेयर करूं तो बेस्ट ऑप्शन यहां पर जो है दूरी, स्थान और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का क्वेश्चन। मैथ से हमें यही तो पता चलता है इससे यहाँ की दूरी कितनी है, डायरेक्शन कितनी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट बनेगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 13। बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था भाई, कुटी है, पीसी जाती है, भोजन तीखा खूब बनाती है। तीखी क्या बनाती है, ना तो ये तीखा बनाता है ये बनाता है, इन दोनों में से एक हो सकता है। ज्यादा होने पर मुंह से निकले सी और आंख से निकले पानी, याद दिला दूं ना, नहीं सोचो क्या क्या हूं मैं, हल्दी बोल, जल्दी बोलो क्या हूं मैं। तो भाई ज्यादा तीखी कौन होता है भाई, रेड चिली यानी लाल मिर्च करेक्ट बनेगा। अगला 14 डल झील। डल झील जब मैं पढ़ा रहा था भाई, डल झील हो, शिकारा हो, बल्लम हो, सभी नावों के बारे में मैंने बताया था कौन सी नाव कहां पर पाई जाती है, और ये भी कहा था यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस डल झील में हाउस बोट, जिनमें लोग पर्यटक रहना पसंद करते हैं, वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस शहर में उपस्थित है वह है उदयपुर, हैदराबाद, जयपुर, श्रीनगर। डल झील कहां पर है, श्रीनगर में है। डल झील कहां पर है, श्रीनगर में। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जम्मू कश्मीर में चाय बनती है, स्पेशल चाय, उसे कहवा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कहवा उसे कहा जाता है, उसे कहवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन 15 है, मच्छर प्राय हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी हमें ढूंढ सकते हैं। मच्छर में परेशान करते हैं, लाइट ऑफ हो सब कुछ हो, मच्छर फिर भी हमें ढूंढ लेते हैं। इसका क्या कारण है भाई कि मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं? हमारी सांसों के कंपनों से, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध से, या पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। तो पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से ये हमें क्या कर लेते हैं, हमें ढूंढ लेते हैं। 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 कि पर्यावरण अध्ययन ज्यादा प्रभावशाली होगा। पर्यावरण अध्ययन कब ज्यादा अधिक प्रभावशाली हो जाएगा, यदि शिक्षक विषय में पारंगत होगा या होगी। शिक्षक ने उद्देश्य पाठ के प्रारंभ में ही बता दी तो रॉन्ग हो गया भाई, प्रारंभ में उद्देश्य बताना ये ठीक नहीं होता। विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है या करती है। विषय पूरा करने पर एक दत्त कार्य, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट देती है। कौन सा करेक्ट बनेगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए? 16 के लिए कौन सा ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट बनेगा। तो भाई विषय में पारंगत होगी, इसको कंपेयर करें और हम लोग सी को कंपेयर करें या डी को कंपेयर करें तो बेस्ट कौन सा हो सकता है? यूज वेरियस मीनिंगफुल, इलस्ट्रेटिव एंड रिलेवेंट लर्निंग रिसोर्सेज। विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करती है। आपको सिखाने के लिए मान लीजिए डिफरेंट TLM का यूज किया जा रहा है तो ये ज्यादा इफेक्टिव आप लोगों की लर्निंग के लिए हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में पकी या तली हुई मछली खाना पसंद करते हैं। किसकी बात की गई है? नारियल के तेल की बात की गई है। किसकी बात की गई? नारियल के तेल में कहां के लोगों को पसंद होता है? गोवा के लोग जो मछली खाते हैं नारियल के तेल में खाते हैं। और कभी कभी इससे रिलेटेड एक चीज और पूछ ली जाती है कि सरसों के तेल में, सरसों के तेल या कड़वा तेल जो होता है, सरसों के तेल में कहां के लोग मछली खाते हैं? सरसों के तेल में कहां के लोग मछली खाते हैं? तो याद रखिएगा सरसों के तेल में जो लोग खाते हैं ये कहां के खाते हैं? केरल के लोग, सॉरी कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में मछली किसके तेल में खाई जाती है? सरसों के तेल में पकाकर या तलकर खाई जाती है। वहीं बात करें हम लोग गोवा के लोगों की तो गोवा में लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली या तली हुई मछली खाना पसंद करते हैं। पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता को आसानी से समझता है, क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ पाता है। क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रटना, कंठस्थ करना, परिभाषा याद करना, सूत्र याद करना, नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं तुरंत काट दिया करो। क्योंकि बच्चा खंडित वातावरण को आसानी से समझकर सार्थक समझ विकसित कर पाता है। एक ऑप्शन मैंने काट दिया, 3 ऑप्शन आप सबके सामने, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है यहाँ पर आपको लग रहा है? क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझ पाता है, क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अनुभव जोड़ पाता है, या क्योंकि बच्चा खंडित बातों को बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझ पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन 19 पर। क्वेश्चन 19 है कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाली खिरड़ी,
खेजड़ी के वृक्ष के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। अमृता की कहानी, ये क्लास 4th का चैप्टर है। अमृता की कहानी मैंने स्टोरी टाइप में आपको सुना रखी है। दादी नानी चाची ताई कहानी जैसे सुनाती थी, ऐसे ही ये कहानी मैंने आपको सुनाई थी। जिन लोगों ने मेरे ईवीएस के वीडियो देखे हैं, आप लोग कहानी अगर याद होगी तो इस रेगिस्तानी में जो पेड़, ये खेजड़ी जो है, ये खेजड़ली गांव जो जोधपुर जिले में आता है, राजस्थान के अंदर पाया जाता है। इसके बारे में मैंने इसकी क्वालिटीज आप लोगों को बताई थी। तो क्वालिटीज इसमें से क्या क्या है या क्या नहीं है वो आपको बतानी है। तो सही कथन बताना है, यानी इसकी क्वालिटीज जो है वो हमें बतानी है। इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि इसकी उगाने के लिए ज्यादा जल हमें नहीं चाहिए। यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाले से दवाई बनती है। बिल्कुल है भाई, मैंने बताया था। और लोग इसके फली को खाना पसंद करते हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है भाई। इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र कीड़ा लग जाता है, ये ऑप्शन गलत है। इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता, इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता था, इसलिए राजा अपने महल के लिए इस पेड़ को कटवाकर मंगवाना चाह रहा था। जब अमृता जैसे 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी थी उन पेड़ों को बचाने के लिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब हम एलिमिनेशन कैसे मेथड यूज करते हैं, ये ऑप्शन गलत है, तो जहां जहां सी हो उसे काट दो। इस ऑप्शन में सीधा काट दिया, इस ऑप्शन में सीधा काट दिया, इस ऑप्शन में सीधा काट दिया। भाई एक ऑप्शन बचा डी, ये करेक्ट आंसर हो गया। ये है एलिमिनेशन मेथड की ताकत। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है कि इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता, आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। ज्यादा कुछ दिमाग चलाने की आपको जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट ऑप्शन पर पहुंच सकते थे, आंसर तक पहुंच जाते। यह छायादार वृक्ष नहीं है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया भाई। ये छायादार वृक्ष है, इसकी छांव में पशु पक्षी खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। स्टोरी याद आ रही हो तो मैंने बताया था। इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, ये भी सही है। तो ए बी ई सही है, ए बी ई ही हमारे ऑप्शन नंबर डी में दे रखे। ये है एलिमिनेशन मेथड करने का तरीका भाई। अगला है क्वेश्चन 20। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। रचनात्मक आकलन की बात की गई है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की गई है। कौन सा इनमें से फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है? तो एक चीज बताओ भाई, वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा जो होती हैं ये किस में आती है? समेटिव असेसमेंट में आती है, ऐसे के पार्ट होते हैं। बाकी के ये व्याख्यान, पोर्टफोलियो, क्रम रेटिंग, ये तीनों के तीनों एफए के पार्ट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये ऐसे का पार्ट है, तो ये नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर ए बनेगा। भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट में एनुअल एग्जाम का क्या काम? इससे इजी और क्या पूछेगा एग्जामिनर आपसे? इससे इजी और क्या पूछेगा भाई? 21वें क्वेश्चन पर आने से पहले अगर भाई वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर देना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। यहाँ आपको नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, PYQs मिलेंगे सिर्फ ₹99 में। पेपर 1 के यानी कि प्राइमरी के, जूनियर के भी इतने में मिल जाएंगे, दोनों के एक साथ लेते हो 149 में मिल जाएंगे। वीडियो को प्लीज लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 आप सभी के सामने ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने है। 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21वां क्वेश्चन है भाई, 21वां क्वेश्चन है कि समस्या समाधान में सम्मिलित निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। समस्या समाधान के चरणों को आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। समस्या को परिभाषित कीजिए, क्रिया के लिए संभावित योजना चर्चा कीजिए, परिणाम का मूल्यांकन कीजिए, समस्या का विश्लेषण। समस्या का विश्लेषण तो शुरुआत कहां से होगी? तो ए या डी? तो समस्या का विश्लेषण यहां से स्टार्टिंग नहीं होगी। जब यहां से स्टार्टिंग नहीं होगी तो इस ऑप्शन को उड़ा दो। अब जाहिर सी बात है ए हमारे पास पहले आएगा तो ए रख लो भाई। सबसे पहले हमने ए रख लिया, सबसे पहले हमने ए रखा। इसके बाद ए के बाद समस्या को परिभाषित करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? समस्या को विश्लेषण करेंगे, परिणाम का मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन तो परिणाम के बाद होगा भाई, विश्लेषण के बाद मूल्यांकन होगा। और क्रिया के लिए संभावित योजना तैयार करेंगे, क्रिया के लिए संभावित योजना तैयार करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए ठीक है, उससे पहले समस्या का विश्लेषण करेंगे। यहां पर पहले योजना पर चर्चा के से पहले हम लोग विश्लेषण करेंगे, तो ये बी ऑप्शन जो है ये भी कट गया, यानी ए के बाद डी आएगा, ए के बाद डी आएगा। अब देखिए सबसे लास्ट में क्या निकलेगा? मूल्यांकन सबसे लास्ट में निकलेगा, मूल्यांकन सबसे लास्ट में निकलेगा। तो हम लोग पहले क्या कर देंगे? सबसे लास्ट में सी रखेंगे, इससे पहले बी रख देंगे। तो एडीबीसी, एडी किसमें है? एडीबीसी ए में है, ए करेक्ट बन गया एडीबीसी। तो देखिए सी में मूल्यांकन हो रहा था, सबसे लास्ट में आएगा, तो सी सबसे लास्ट में आएगा मूल्यांकन। तो आप इससे भी समझ सकते थे सी मूल्यांकन लास्ट में आएगा, ट्रिक से पहुंच सकते थे भाई यहां पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। क्वेश्चन 22,
एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है, विद्यार्थी निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकसित होगा। ये चैप्टर मैंने कराया है भाई, मत्स्य सागर वाला चैप्टर है, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। मत्स्य सागर वाला चैप्टर वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। 1 लीटर पानी में 350 ग्राम के अलावा नमक पाया जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, ग्लास में नमक डालिए, नमक डालते चलिए, कंडीशन ऐसी आएगी नींबू वहां पर तैरने लगेगा। ठीक है भाई। तो देखिए ऑब्जर्वेशन जो है पहचानना, पानी के प्रति संवेदना, समझना, ऑब्जर्वेशन जो है ये करेक्ट बनेगा भाई। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर 3। यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा में कई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? कोई विशिष्ट परियोजना या युक्ति प्रयुक्त नहीं की जाएगी। ठीक है भाई। उन्हें उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बैठाया जाएगा, उन्हें अलग से पढ़ाया जाएगा, उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग करके पढ़ाया जाएगा, उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग करके पढ़ाया जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू बोर्ड शुड बी डी। डी आंसर शुड बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 24, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में प्रायोजना प्रक्रम लाभकारी है। प्रयोजना प्रक्रम लाभकारी है, उसका रीजन क्या है भाई, क्यों लाभकारी है देखते हैं। यह शिक्षक को मार्गदर्शक को सुगम करता बनाता है, बिल्कुल बनाता है। यह विविध संसाधनों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। बच्चे प्रयोजन के वाले भाग और क्रिया के भाग से अभिभूत हो जाते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यह कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा भाई ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा 24 का डी। क्वेश्चन 25, क्रियाकलाप आधारित अधिगम अभ्यास में सम्मिलित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहां पर भी अरेंज करना है, ऑर्डर को यहां पर करेक्ट अरेंज करना है, ऑर्डर को यहां पर करेक्ट अरेंज आप लोगों के लिए करना है। तो सबसे पहले यहां पर है क्रियाकलाप का संचालन, दोहराना, योजना बनाना, प्रक्रम और सही क्रम पर का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, प्लानिंग होगी, योजना तैयार होगी। किसी भी चीज को करने के लिए सबसे प्लानिंग होती तो पहले सी आएगा, सी आएगा तो ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन डी कट गया, 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। इसके बाद क्या आएगा भाई, क्रियाकलाप का संचालन, कंडक्टिंग द एक्टिविटी, रिवाइजिंग या रिफ्लेक्टिंग द प्रोसेस। तो इसके बाद जो आना चाहिए भाई, इसके बाद जो आना चाहिए ये आप लोगों का आएगा, ये आप लोगों का आ जाएगा भाई क्रियाकलाप का संचालन, यानी ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट बनेगा। इसके बाद प्रक्रम पर विचार पहले आना चाहिए या दोहराना, तो पहले प्रक्रम पर विचार आएगा तो यानी कि डी ऑप्शन बनेगा, बाद में बी आएगा। तो ये क्रम किसमें है भाई, ये CADB। CADB तीसरे नंबर पर दे रखा है लेकिन ये ऑप्शन बी है, दिया तीसरे नंबर पर है लेकिन ऑप्शन नंबर बी है। जब आप तीसरे पर टिक कर दोगे, जब लेकिन OMR फिल करने जाना, यहां कर दे रहा हूं भाई, कंफ्यूज मत हो जाना, बीच में नहीं लगा रहा, यहां लगा रहा हूं। जब आप OMR फिल करने जाओगे तो बी ऑप्शन को ध्यान से फिल करना क्योंकि तीसरे नंबर पर दे रखा है बी ऑप्शन। क्वेश्चन 26, ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं। संसाधनों का सही क्रम चुनिए। संसाधनों का सही क्रम आपसे यहां पर चूज करवा रहा है, विश्वविद्यालय, नदी और रेडियो। अभिकल्पित किसका, ईवीएस में निम्नलिखित अधिगम में सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन की बात यहां पर की गई है। बड़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता, विश्वविद्यालय, अपशिष्ट सामग्री, माता पिता, ऑफिस, मोबाइल फोन, समाचार पत्र, विज्ञापन गति, रेडियो। तो भाई यहां पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए बड़ई हो सकता है, दुकानदार, ये करेक्ट बनेगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट बनेगा। बड़ई, दुकानदार, माता पिता, ये सही बनेगा। क्वेश्चन 27, क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई मैंने अभी तक एक क्वेश्चन होमवर्क में नहीं दिया, चलिए आगे देता हूं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया कौशल नहीं है, कौन सा एक प्रक्रिया कौशल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, अवलोकन बिल्कुल है, इन्फरिंग एंड निष्कर्ष निकालना बिल्कुल है, पूर्वानुमान प्रेडिक्शन बिल्कुल है, डिटरमाइनिंग निर्धारित करना नहीं है। गलत पूछा गया था, जो नहीं है वही बताना था, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा, ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 28, ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक, रियल लाइफ पर होना चाहिए, किसी भी समयावधि का नहीं, प्रकृति से केवल जहां पे केवल आ जाए, भी आ जाए, ये भी नेगेटिव टैग के अंदर आता है, नेगेटिव टैग वाले काट दो, केवल यहां भी आ गए ये भी काट दो, ऑप्शन ए सही बचता है। वास्तविक जीवन से, एनसीएफ के अकॉर्डिंग भी यही है, आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग भी यही है, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग भी यही है। वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाए,
बच्चे की रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाया है, कक्षा के वातावरण को बाहर के वातावरण के जोड़कर पढ़ाया जाए। क्वेश्चन 29 यहां पर दिया गया भाई, क्या है? अधिविन्यास अथवा शास्त्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है? विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग असाइनमेंट्स के बारे में कौन सा कथन ट्रू है भाई? अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवार जन अधिविन्यास में योगदान दे सकते हैं। असाइनमेंट इज द ओनली वे ऑफ रिलेविएशन, सिर्फ एकमात्र तरीका है इवेल्युएशन का, एकमात्र तरीका असाइनमेंट है भाई, बिल्कुल गलत बात है। क्या एकमात्र तो भाई नेगेटिव के अंदर आता है। अधिविन्यास को प्रतिदिन गहरे कार्य के रूप में दिया चाहिए भाई, असाइनमेंट डेली होमवर्क के रूप में दिए जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करते हैं, ये भाई कुछ ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। 30 नंबर का आपके लिए होमवर्क में रहेगा भाई, कोई भी क्वेश्चन हो आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ईवीएस पाठ्यचर्या का आधार वाक्य क्या है? ईवीएस पाठ्यचर्या का आधार वाक्य क्या है? रचनात्मकवाद, संज्ञानात्मकवाद, सामाजिक रचनात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद, अधिगम सिद्धांत। इसका आंसर देना है आपको होमवर्क में, इसका आंसर देना है होमवर्क में। पहले 10 लोगों का जो करेक्ट आंसर आएगा, कमेंट आएगा, लेकिन सही होना चाहिए। पहले 10 जो करेक्ट आंसर देंगे उनके लिए नोट्स रहेंगे सिर्फ और सिर्फ 59 में, और इसमें सिर्फ नोट्स ही नहीं रहेंगे, जो चीज 99 में आपको दी जा रही है नोट्स के साथ साथ मिलेंगे आपको पीवाईक्यूज के आपको इसके बाद मिलेंगे आपको प्रैक्टिस सेट, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा भाई। कितने में? सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज में आपको मिलेगा, लेकिन आपका आंसर होना चाहिए करेक्ट। उस करेक्ट आंसर का स्क्रीनशॉट लेकर आप मेरे नंबर 9808347403 पर सेंड करेंगे, आपको नोट्स 59 रुपीज में सिर्फ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है भाई। इसका करेक्ट आंसर देना है भाई। ये थे हमारी आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने के लिए मिलेगा। मैथ्स की प्रैक्टिस भी मैंने आप लोगों के लिए चालू करा दी है, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट भी आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैथ्स का अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, इसके लिए मैंने सीडीपी के लिए ईवीएस के लिए अलग प्रैक्टिस है, सीडीपी की जल्द क्लासेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां से आप हमारे नंबर पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स के अलावा पीवाईक्यूज रहेंगे, पीवाईक्यूज के अलावा आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है भाई ₹99 में, ₹99 में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। पेपर 2 का भी 99 में, दोनों को लोगे 149 में। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो भाई लाइक एंड शेयर करके जरूर जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मास्टर नहीं बनने के लिए पढ़ते रहो। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।